तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज आई शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और अभी मैंने हाल ही में पिछली क्लास में आपको एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे और आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल में 2023 का जो टीयर 1 हुआ था 26 तारीख को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके पूरे 25 क्वेश्चन मैथ्स के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई चैनल पर यदि आप में से कोई भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर रहा है। द क्यूब ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर, वो बोल रहा है कि क्यूब ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर के सम का क्यूब, दो नंबर के सम का जो क्यूब है वो दिया हुआ है 1728। 1728 हमने वो दो नंबर क्या मान लिए, एक्स और वाई। ठीक है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32, उसमें बोला दो नंबर का प्रोडक्ट 32 है। किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, योग का घन 1728 है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई 32 है। तो दी गए संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। घनों का मतलब क्या होता है, घनों का मतलब ये होता है, इनके घनों का अंतर ज्ञात करने का आपसे बोला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो खतरनाक लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक्स प्लस वाई में यदि मैं क्यूब उधर भेजूंगा तो ये 12 का होता है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12 क्यूब रूट करके। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई 12 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हिट एंड ट्रायल अपना काम करता है या नहीं। एक्स वाई की वैल्यू 32 दी हुई है। यदि मैं इसको मान लेता हूँ 8 4 32, 8 4 32, तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्स की वैल्यू हम 8 मान सकते हैं और वाई की वैल्यू 4 मान सकते हैं। तो भैया 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब हमारा आंसर होगा। 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64। 512 में से 64 जाएगा तो 448 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, 448 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सिंप्लीफाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन को। नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैं ऊपर वाले को लिखूं तो x-2x, देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ मैं इसको देखूं तो a² - 2a और b की जगह हम मान लेते हैं 1 है, कुछ नहीं तो। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको इक्वेशन लिखी हुई है ना ऐसी, -2x, इसकी जगह मैं 1 मान लेता हूँ क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो a² - 2ab प्लस b² पढ़ा हुआ है, जो बन जाता क्या है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप a² - 2ab आ गया, प्लस में b² आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको 1 नहीं मिल रहा है लेकिन हम 1 1 से लिख लेते हैं। एक 1 ऐड करा तो एक 1 को माइनस भी कर सकते हैं और इस तरीके से ये लिख दिया है। देखिए क्या इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं? क्यों? क्योंकि +1 -1 ऐड क्यों किया, क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मोटिव ये है कि नीचे से भी ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये कट जाएंगे, इसलिए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा नीचे देखिए ये पूरा ही परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में। कैसे? x² प्लस 2 × 7x प्लस 7 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नीचे वाली इक्वेशन को देखो, ये पूरा वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं x+7 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है, a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, a² - 2ab प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है, a² - b²। याद करिए, a² - b² होता है a+b इंटू में a - b। तो उसी का यूज करूं अगर मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो ना, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x - 1 प्लस 8 का होल स्क्वायर नहीं होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, और x - 1 -8 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, x+7 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा x+7 और ये बन जाएगा x - 9 अपन में जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कट गया तो कितना बचा, x - 9 अपॉन में x+7। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको दूसरे तरीके से आप अगर करना चाहें तो एक तरीका और अपना सकते हैं आप। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, जो भी आपका मन हो, वॉट एवर। बस आपको ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसमें आंसर इन्फिनिटी नहीं बने, नॉट डिफाइंड नहीं बने, और दूसरा कोई भी दो ऑप्शन सेम ना हो, कोई भी दो या तीन ऑप्शन सेम ना हो। तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ ना,
तो वन स्क्वायर माइनस, देखिए आपको वैल्यू पुटिंग से बता देता हूँ, लास्ट क्लास में आप बोल रहे हैं सर वैल्यू पुटिंग बताइए। यदि मैं एक्स की जगह वन पुट कर देता हूँ तो हो जाएगा 1 - 2 - 63 अपॉन में 1 + 14 + 49। तो कितना आ गया? तो ये हो जाएगा सर 63 में से वन 60, हाँ 65, तो माइनस का 64 अपॉन में कितना आ जाएगा? 49 50 60 64। तो आंसर यहाँ से आ रहा है -1। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ये बन रहा है 10/8, ये नहीं आएगा 1। ये बन रहा है -6 अपॉन में 8, ये भी नहीं आएगा 1। ये बन रहा है 8/-6, ये भी नहीं आएगा 1। इसको देखेंगे हम तो ये 1 - 7 1 - 9 अपॉन में 1 + 7, तो ये हो जाएगा -8/8, तो ये बन रहा है -1। तो हिट एंड ट्रायल से नहीं, वैल्यू पुटिंग से अपना इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए ये तो डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप इस चीज को याद रख लें, और याद नहीं रख सकते तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायरेक्ट याद रखने का मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो आपको ये सब चीजें मैं बताता हूँ कि आप इस तरीके से इसको याद रख लें, क्योंकि इस पैटर्न में क्वेश्चन बना लेता है वो कई बार। थोड़ा सा याद रखने से देखिए कितनी सारी स्टेप्स बच जाती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें सिंपली, अ, देखिए हमको क्या है ना, ये रूट हटाना, रूट हटाने के लिए हमारे हाँ, अंदर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का परिमयकरण जिसको बोलते हैं। 1 + cos x नीचे रहने दीजिए, नीचे 1 - cos x रहने दीजिए। यदि मैं नीचे इंटू कर देता हूँ 1 + cos x का, और ऊपर भी इंटू कर देता हूँ 1 + cos x का, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों को बराबर दिया। तो ऊपर हो जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 a + b - b, तो 1 स्क्वायर -cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला शास्त्रों में लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी मदद अगर मैं लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो सर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये रूट पूरे के ऊपर लगा हुआ, रूट से ये कट जाएगा नीचे वाला, और रूट से ये कट जाएगा, दोनों के ऊपर रूट था, तो दोनों का दो दो की पावर कट गई थी, ये बचा क्या रूट के बाहर 1 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व। 1/sin थीटा शास्त्रों में cosec थीटा होता है, और ये होता है cot थीटा। हैंस प्रूव्ड, जो बचपन में पढ़ते हैं, हैंस, हैंस मतलब मुर्गियां नहीं होता है, हैंस प्रूव्ड होता है। ठीक है, चलिए इसलिए ये प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिया गया पाई चार्ट अलग अलग जिलों ए बी सी डी ई में एक कंपनी के में कार्यरत महिला कर्मचारी के बंटन को दर्शाता है। ठीक है, 5 जिलों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 1,36,000 रुपए, रुपए नहीं है, संख्या है, जनसंख्या है। ठीक है, कुल संख्या है। अब यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉय को बांटा गया है, यहाँ पर बोला कि जिला सी और जिला डी में, जिला सी और जिला डी, तो सी कितना है अपना 30, और जिला डी कितना है अपना, तो आप बोलेंगे डी है 15, तो टोटल है 45%। ठीक है, तो वो बोल रहा है कुल संख्या निकालिए, तो सर कुछ नहीं करना, हमको 45% निकालना है किसका, 1,36,000 का। परसेंट से दो जीरो कट गए, क्योंकि जीरो नीचे 100 आ जाता है, तो 45 इंटू में आ जाएगा 1360। 45 जीरो, 45 छंग कितना होता है, तो 45 छंग होता है 270। कितना हो जाता है 270 का जीरो आ जाएगा, 27 यहाँ पर आ जाएगा। 45 तिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 45 थ्रीजा अगर मैं करूंगा तो 135 होता है, और 135 में 30 जोड़ देंगे तो 165 162 आ जाएगा, 162 का 2। देखिए आखिरी में 200 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते करते ऑप्शन पर भी एक नजर डालते रहना, उससे क्या होता है कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है। अब देखिए अगर आप इसको नहीं देखते ना, तो आपको एक दो स्टेप और आगे जाना पड़ता। ठीक है, तो बोलने का मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आपको ऑप्शंस को देखते चलना है, तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है ना कि आगे जो हमारा समय लग रहा है वो बच जाता है। ठीक है, चलिए। और मेन टाइम की तो लड़ाई है यहाँ पर भैया। हम्म एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की दो क्रमिक छूट का अंतर 220 था। एक निश्चित बिल है जिसमें एक छूट तो दे रहा है 40% की, और दूसरा छूट दे रहा है 30%, 30% की दो छूट। तो बोल रहा है इनमें जो अंतर है वो 220 दिया हुआ है, तो बिल की राशि ज्ञात करिए। तो वो 100% मान लेते बिल की राशि, तो 100 की कीमत निकालना है हमको। सर ये 40% तो ठीक है,
30-30 का दो सक्सेसिव निकालूंगा तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। इसमें मैं यदि इसको पुट करूंगा तो 60 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 51%। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करिएगा तो ये माइनस आ जाएगा 51%। हमको इनका डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर होता है। अंतर का मतलब ये होता है, देखिए अंतर का मतलब होता है कि आपको साइन को इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 20 साल का हूं और मेरा कोई दोस्त जो है वो 25 साल का है या 24 साल का है। मैंने बोला कि आपको आप दोनों की उम्र में अंतर निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 साल का अंतर है, 24 साल का है वो, तो 4 साल का अंतर हो गया। लेकिन यदि मैंने बोला कि आपकी उम्र में से उसकी उम्र को माइनस करिए, तो भैया 20 में से 24 को माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस करने का मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट में जो होता है ना वो माइनस साथ में आता है। लेकिन यदि हमने डिफरेंस की बात करी तो डिफरेंस का मतलब होता है आपको सिर्फ उसका अंतर बताना है, साइन को इग्नोर आए ना। समझ में आ गई बात। चलिए, तो 40 और 51 का अंतर कितना हो जाएगा, 11। तो 11% की कीमत दी हुई है 220, तो 1% की कीमत आ गई 20, तो 100% की कीमत आ गई 2000। 2000 आपको स्क्रीन पर देख कर देख रहा है, देखिए यही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्यूब निकालना है। जब भी देखिए मैंने बोला वाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के दिया हुआ है, और यदि आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। और यदि आपको इसका क्यूब निकालना है ना, क्यूब निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब का भी फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 के, मतलब जो भी उसका क्यूब माइनस में 3 इंटू जो है वो। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे, पहले वाई प्लस वन अपॉन वाई से वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं ये। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 14। अब हमको इसका क्यूब कर देंगे ना, हम जब इसका क्यूब कर देंगे ना, तो जब स्क्वायर का क्यूब करते हैं ना, जब भी स्क्वायर का क्यूब करते हैं ना, जब भी स्क्वायर का क्यूब करते हैं तो वो पावर 6 बन जाता है। तो पावर 6 हो जाएगी, वाई की और 6 हो जाएगी, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या बोला, के क्यूब माइनस 3 के मतलब 14 का क्यूब माइनस, अब इसको नहीं करेंगे भैया, हमको इसको करना है, ठीक है, -3 इंटू में 14। अब आपको 14 का क्यूब यदि नहीं भी आता है तो 14 यदि मैं दोनों साइड से कॉमन ले लूँ तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा -3। अब आप बोलेंगे सर 14 का स्क्वायर भी नहीं आता है भैया, तो आपको फिर पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और टेक चुल्लू भर पानी, वो जो कहावत होती, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 14 इंटू में 193। आंसर जो है वो 7 का मल्टीपल है भैया। 7 का मल्टीपल 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 12। 7 का मल्टीपल तो ये बन ही नहीं रहा है। पक्का यही आ रहा है आंसर, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 6, हाँ 7 8 जा 50, ये कट रहा है 7 से भैया। इसको देखेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, ये नहीं कट रहा है। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 36 नहीं आता है। 7 3 जा 21, 60, 7 8 50, 46 भी नहीं आता, सिर्फ एक ही 7 का मल्टीपल, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और नहीं विश्वास होता तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 14 3 जा 42 का 2 आ जाएगा, 4 कैरी ओवर हो जाएगा। 14 9 जा 126 होता, 126 में 4 जोड़ा 130 का 0, 13 आ जाएगा। 14 1 जा 14 और 13 होता है 27। 2702 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी से 50% अधिक कुशल है। यदि मैं क्षमता की बात करूं तो ए बी से 50% अधिक कुशल है ना, तो 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2। यदि बी 2 है तो उससे एक कुशल है, ए कितना है, 3 है, ये उनकी क्षमता आ गई। बी वर्कड टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, यदि बी उसी काम को कंप्लीट करता है तो वो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, बी हर दिन में 2 काम कर रहे हैं सर, 2 की क्षमता से देखिए, और वो बोल रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से कितना आ गया, 40 काम आ गया। आ गया। उसने बोला कि वो साथ में मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यदि ए और बी एक साथ मिले तो सर टोटल वर्क कितना है, ए और बी का 40। और वो टोटल वर्क किससे कराना है सर, टोटल वर्क किससे कराना है, तो वो हमको दोनों से मिलकर कराना है, ए प्लस बी से, जो कि कितना है 5, 3 और 2 5। तो 40 में 5 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40। तो 8 दिन में वो कंप्लीट करेंगे दोनों साथ मिलकर। इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं शिफ्ट में। What is the area of sector of circle of radius 8 सेंटीमीटर formed by an arc of length 12 सेंटीमीटर। चलिए, देखिए जब भी इसका पेरीमीटर दिया हुआ, अगर टोटल पेरीमीटर बोलेगा ना आर्क का, ये आर्क है भैया, जो पिज्जा शेप की है ना, आप जो पिज्जा का स्लाइस करते हैं, ये आर्क है ना। तो ये आर्क में अगर आपसे पूरा पेरीमीटर पूछेगा तो पूरे पेरीमीटर में ये भी आ जाएगा, ये 2 पाई आर का थीटा बटे 360 का हिस्सा भी आ जाएगा।
ठीक है, और ये भी आर आ जाएगा, क्योंकि हिस्सा ऐसे निकाला जाता है कहीं ना कहीं। जो पूरा सर्कल होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसमें से यदि कुछ एंगल थीटा ले रहा हूं तो मैं हिस्सा निकालूंगा ना कि भाई 2 पाई आर तो पूरा इसका इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप पूरे का होता है। हमको सिर्फ इतने का परिमाप चाहिए, तो वो 2 पाई आर का थीटा बटे 360 होता है। तो यदि यहाँ पर बोलता है कि टोटल पेरीमीटर सर्कल का, तो वो हो जाता आर प्लस आर, 2 आर प्लस 2 पाई आर का थीटा बटे 360। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, सीपीओ में एक क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको सीपीओ के प्रैक्टिस सेट में। लेकिन यहां पर बोला गया है कि फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, सिर्फ आर्क की बात करिए तो आर्क की जो लेंथ होगी ना, वो 2 पाई आर परिमाप का थीटा बटे 360 का हिस्सा होगी। और उसी की कीमत कितनी दी हुई है, 12। रेडियस कितनी दी हुई है, 8, तो पुट कर देते हैं। 2 में पाई इंटू में 8 इंटू में थीटा बटे 360 इक्वल टू 12। यदि मैं इसको 2 6 12 कर दूं और ये 8 नीचे आ जाएगा, तो पाई इंटू में थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू कितनी आ गई। मैं पाई को अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, 6/8 आ गई। अभी इसको ऐसे ही रहने देते, क्यों? क्योंकि सर बोला है हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। तो इसी सेक्टर का यदि मैं एरिया निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाई 360, क्योंकि इतना हिस्सा निकालना है हमको, इतने हिस्से का निकालना है, क्योंकि ये तो पूरे सर्कल का एरिया हो गया। तो पाई और देखिए, पाई और थीटा बटे 360 की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट आ गई ना, ये 6/8। तो इसलिए मैंने बोला कि आप पाई को ओपन ना करें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसको ध्यान रखना है आपको। और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 2 बार 8, 8 से 8 कट गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। एरिया क्योंकि स्क्वायर में आता है। ठीक है, चलिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10% देन इंक्रीज बाय 20%, फाइनल प्राइस इज इतना। जो आर्टिकल की प्राइस होती है वो पहले 10% डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 100, 10% डिक्रीज हुई तो कितनी हो जाएगी, 90। और फिर 20% इंक्रीज हो रही है, तो वो कितना हो जाएगी, 20%। 90 का 20%, 90 का 20% होता है 18। एक जीरो हटाकर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 108 हो जाएगा इसका टोटल, क्या बढ़ने के बाद फाइनल प्राइस। और उसकी कीमत कितनी दी हुई है, 540। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 5 गुना दी हुई है, एक की कीमत 5। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 ही रहती है ये। तो 100 की कीमत कितनी हो जाएगी, 500। 500 आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच ये होता है। और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2640। ठीक है, चलिए। तो 2 में पाई इंटू में रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है नहीं, रेडियस नहीं दी हुई है। इंटू में हाइट दी हुई है, 12 दी हुई है, इक्वल टू 2640। एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ रेडियस निकाल लो, सिर्फ रेडियस निकाल लो, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ हुआ है। पाई और एच की वैल्यू तो इसमें भी कॉमन बैठी हुई है ना, तो पाई और एच को छेड़ो मत, टच ही मत करो। एच को ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो पाई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2640। एक सेकेंड, पाई एच नहीं, हमको आर की वैल्यू निकालना है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2640 बटे में 2 पाई एच। बस इसको पुट कर दो। तो हम इसको इसमें पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, 2640 बटे में 2 पाई एच। थोड़ा सा इधर जगह नहीं बच रही, इधर देखिए। पाई इंटू में 2640 अपॉन में 2 पाई एच इंटू में 2640, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। देखो अब यही मेथड थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है, यही मेथड लॉन्ग बन गई। तो एक काम करते हैं, हम इसको पुट कर लेते हैं। भैया इतना आपको हौच पौच हो रहा है, सॉल्व तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सॉल्व इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा तो देखिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो आ गई है। रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2640 अपॉन में 2 पाई एच इंटू में 2640 अपॉन में 2 पाई एच, और इनटू में क्या आ जाएगा, एक और एच। एक बात बताइए, ये पाई एच से तो पाई एच कट गया, ये पाई एच कट गया। ठीक है, 2 से अगर इसको काट दूं मैं तो ये हो जाएगा 1320। इसको 2 से काट दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1320। और ये एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। तो 12 से यदि इसको काट दूंगा तो 12 एकम एकम 0। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये 22/7 है, तो ये 22/7 से यदि मैं काटूंगा तो 22 से ये कट जाएगा 6 बार में, 60 बार में पूरा। ठीक है, तो 7 नीचे बना तो कितना हो जाएगा,
सिक्स, 600 इंटू सेवन, 7 6 42 का 2 आ जाएगा, 4 यहाँ 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 46 200 इसका आंसर है। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था वैसे, मेरे ख्याल से क्यों नहीं करना था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। एच की वैल्यू दी हुई है 12 और पाई की वैल्यू हमको शास्त्रों में पता है 22/7 होती है। सिर्फ आर की वैल्यू नहीं है उससे मतलब नहीं है, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 22 का मल्टीपल होना चाहिए और 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल निकालने से पहले जाने दीजिए, आप तो ध्यान दीजिए क्या इसके अंदर 3 बैठा हुआ है, 3 चौको 12 होता है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 भी इसके अंदर बैठा हुआ है, तो 11 और 3 चेक कर लो, ये अपने बेस्ट चीज है। तो 3 से अगर चेक करा तो देखो 4 5 6, 6 और 6 12, तो ये 3 से कट रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये रूल होता है। इसको ऐड करा तो ये 7 3 10 और 19, ये नहीं कट रहा है 3 से। 4 और 2 6, ये कट रहा है, 5 5 10 2 12, ये भी कट रहा है, 3 ऑप्शन कट रहा है, एक नहीं कट रहा, तो एक को तो काट दो। अब 11 से कटने वाले कौन कौन से, तो 11 से कटने वाला 11 5 जो 55, 200 बच रहा है, ये नहीं है। 11 के 12 42 है, ये भी नहीं है। तो एक यही ऑप्शन है, 11 4 जो 42, 11 2 22, यही कट रहा है। तो 11 से और 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपके भेजे में चली गई होगी। ठीक है, चलिए इसको करना है। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। ऑफ पहले किया जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, विबोर्ड मास होता है, विबोर्ड मास, ये तो बार होता है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ ये सब होते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये दिख रहा है, इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे बाद में, क्योंकि ऑफ सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया जाता है। तो 6 2 12 हो गया, 3 - 12 कितना हो जाएगा, 3 - 12, तो आप बोलेंगे 3 - 12 हो जाएगा -9, और ये प्लस का चल रहा है, और ये -9, -9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -9 कितना हो जाएगा, -18। अब आगे चल रहा है ये फिर माइनस का, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -2, तो 18 -2 तो -20। अब ये एक माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। यही आंसर है आपका। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना, किसी भी संख्या का चतुर्थ समानुपात निकालने का तरीका क्या होगा। यदि 3 संख्या दी हुई है तो आखिरी की 2 संख्या का गुणा पहले से भाग, तो आखिरी की 2 संख्या का गुणा और पहले से भाग। तो 8 चुकू 32, 13 4 जा 52, 52 इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 9000 विल बिकम इतना इन 4 ईयर। भैया रेट की परिभाषा क्या होती है, रेट परसेंट की परिभाषा क्या होती है, प्रति वर्ष। सबसे पहली कहानी, प्रति वर्ष 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज। समझ में आ गई बात, प्रति वर्ष 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज। तो एक बात बताइए, ये 9000 से 10,200 हो रहा है, टोटल 1200 ब्याज मिल रहा है, ये कितने वर्ष की बात है, तो सर आप बोलेंगे 4 वर्ष की। तो पहले तो प्रति वर्ष निकालिए, तो प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में निकालिए, तो एक वर्ष में ये 300 रुपए मिल रहा होगा। तो सर एक वर्ष का तो ब्याज आ गया 300 रुपए। ये एक कहानी तो सेटिस्फाई हो गई, प्रति वर्ष वाली 300 रुपए। लेकिन उसने एक कहानी और बोली है, क्या, 100 रुपए पर। भैया ये कितने पर लग रहा है, 9000 पर। तो सर ये आप बोलेंगे कि सर 300 रुपए 9000 पर लग रहा है, लेकिन हमको तो 100 रुपए पर निकालना है। ये बिल्कुल मैंने बेसिक कहानी समझाई आपको, फॉर्मूले से भी ऐसे ही आता है, लेकिन आपको जो मैं समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2 शून्य सवा शून्य से 3 शून्य सवा शून्य से 3 शून्य सवा शून्य हो गया। ठीक है, 3 से 3 बार में कट गया, तो 10/3 आ जाएगा, और 10/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 1%, 3 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। शास्त्रों में एक एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन करके अगर कोई नंबर दिया हो इस पैटर्न में, और यहाँ पर एन यदि ऑड दिया हो, एन यदि ऑड दिया हो, तो उसका हमेशा एक फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई, और उसके बाद ब्रैकेट में एक्स वाई, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो मतलब एक फैक्टर ये होता है, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये एक्स प्लस वाई से 100% कटेगी। अब आपको इसका एक प्रूफ दे देता हूँ छोटा सा, कि यदि आप x की पावर क्यूब करेंगे और y की पावर क्यूब करेंगे, तो एक फॉर्मूला इसका बनता है x प्लस वाई, और फिर अंदर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर घूर कर यदि ध्यान से देखेंगे तो सर x की पावर 3 ऑड थी, जब भी ऑड पावर होती तो x प्लस वाई कॉमन बाहर बैठेगा। आप कल को x की और 5 और y की और 5 भी निकालेंगे ना, तब भी x प्लस वाई ही बाहर बैठेगा, और अंदर कहानी दूसरी चलती रहेगी। तो हमने ये नोटिस किया कि सर जब भी x की पावर ऑड और y की पावर ऑड हो, तो वहां पर x प्लस वाई एक कॉमन फैक्टर तो होता ही है। मतलब ये जो पूरी संख्या है वो x प्लस वाई से पूरी कटेगी। तो सर यहाँ पर यदि मैं मान लेता हूँ कि सर ये भी x और y के फॉर्म में ही है,
एक्स की पावर 17 है प्लस 1 की पावर 17 मान लेते हैं, 1 की पावर 17 करने से कुछ नहीं होगा, इसको वाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो सर ये पक्का कंप्लीटली x+1 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो सर इसमें देखो ये क्या बोल रहा है कि जब हम x की पावर 17 और x +1 को, तो सर x की पावर 17 + 1 को जब मैं विभाजित करूंगा तो इसका एक फैक्टर तो x+1 होगा ही होगा, वो ब्रैकेट में कुछ चलेगा। तो सर वो बोल रहा है इसको यदि मैं पूरे को x+1 से डिवाइड कर दूं, शेषफल कितना बचेगा? सर जब ये कट जा रहा है इससे तो शेषफल 0 ही बचेगा। जब किसी नंबर को काटने वाला अंदर बैठा होता है तो वहां पर शेषफल 0 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने बोला आपको 18, 18 को 9 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे शेषफल 0 होगा। क्यों? क्योंकि 18 के अंदर 9 दूनी 18 होता है, तो 18 के अंदर ऑलरेडी 9 बैठा हुआ है और उसको पूरे को 9 से अगर विभाजित करोगे तो जब वो कट रहा है, वो जब कट जाता है तो वहां पर शेषफल 0 ही आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर x+1 एक फैक्टर होगा, तो x+1 से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो वो फैक्टर है तो वो कट ही जाएगा, और कटेगा तो शेषफल कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बोट अबोट एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। विपरीत दिशा में मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है कितना? 10 घंटे। अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है 10 घंटे। दूसरा बोल रहा है वाइल इट टेक 7 आवर टू कवर सेम डिस्टेंस इन रनिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का भी टाइम दिया हुआ कितना? 7 घंटे। तो भैया ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है। आगे क्या बोला? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट? आपको स्पीड का पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास टाइम का रेशियो है ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यदि टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्स रिलेशन बनाता है टाइम के साथ। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि यदि टाइम का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है तो स्पीड का अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, उसका अपोजिट। तो सर यहाँ पर अगर ये रेशियो टाइम का दिया हुआ तो स्पीड का रेशियो इसका अपोजिट आ जाएगा 7:10। क्या इतनी बात साफ हो गई? अप स्ट्रीम स्पीड यदि 7 है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 है, और यहाँ से यदि बोट की स्पीड निकालना है तो बोट की स्पीड निकालने का तरीका है अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड को जोड़कर आधा कर दो, और करंट की स्पीड निकालना है तो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस लेकर आधा कर दो, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में से एक काम करिए, अप स्ट्रीम को माइनस कर दीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 7+10/2 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 7 - 10 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इन दोनों का रेशियो ही बताना, बोट का और करंट का, तो क्या हो जाएगा? 17/2 रेशियो 3/2, तो ये कट जाएगा तो 17/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 38 रुपए प्रति किलोग्राम के चावलों को एक तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब पहला चावल है 35 रुपए प्रति किलोग्राम का, दूसरा है 38 रुपए प्रति किलोग्राम का, और तीसरा है मान लेते हैं x रुपए प्रति किलोग्राम का, और इस तरीके से पूरे चावल को मिलाया जाता है किस अनुपात में? 2:1:2 में। इसको वेटेड एवरेज से करेंगे। यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाता है, ठीक है, रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा ये टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 4 5, ये 5 ही तो रही होगी। तो वेटेड एवरेज ये बोलता है भैया कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से टोटल 5 किलो चावल का रेट बन रहा है, तो यहाँ पर 42 × 5 रेट बन रहा हो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 35 × 2 = 70 प्लस 38 × 1 = 38 प्लस 2x या 2x, यही बन रहा है। 42 × 2 = 84 हो जाएगा। 84, एक सेकंड, 42 पंजे दिया हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 42 पंजे हो जाएगा 210, और ये अगर मैं यहाँ से उधर भेज दूंगा तो 108 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, 2x माइनस 108, तो 108 माइनस करने पर ही आ जाएगा 102, और 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आंसर आ जाएगा, यहाँ से 51 आंसर है। तो ये वेटेड एवरेज से इजीली हो गया। इसको तीन मिक्सचर एंड एलिगेशन में 3 एलिगेशन भी लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इससे बेस्ट ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अगला देखें। दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मान लेते हैं ये दो सर्कल है सर, एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ आपको, इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र ओ वाले पहले वृत्त, केंद्र ओ वाला पहला वृत्त है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और केंद्र पी वाला जो दूसरा वृत्त है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसने बोला उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बोला गया है कॉमन टेंजेंट ज्ञात करना है। अच्छा कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है, यही होती कॉमन टेंजेंट जिसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या नाम से जानते हैं?
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के नाम से। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ डेरिवेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि लगाकर सुनिएगा। मैं मान लेता हूँ कि दो सर्कल है मेरे पास लाइक दिस, एंड एक छोटू सर्कल है लाइक दिस। दो सर्कल है, अभी तो ये टच कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये इनकी टेंजेंट हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये इन दोनों के डिस्टेंस हो जाएगा बीच का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पहले वाले की रेडियस हो जाएगी, मान लेते हैं रेडियस 1, और ये हो जाएगी रेडियस 2, हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँ तो देखिए ये तो 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री दोनों में एंगल बनता है। क्योंकि जब भी सेंटर से स्पर्श रेखा पर हम एक लाइन खींचते हैं, रेडियस डालते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँ तो आपको थोड़ा सा घूर कर देखना पड़ेगा इस बात को। और घूर कर क्या देखना पड़ेगा कि सर ये जो रेडियस 1 है, ये छोटी है, मान लेते हैं कि रेडियस 1 जो है वो छोटी है R2 से। तो मान लेते हैं कि सर अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करूँ, बिल्कुल सीधा ले जाऊं यहाँ से, तो यहाँ से ऐसा अगर मैं क्लिक कर दूं तो सर ये भी R1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने यदि D मान ली, तो ये डिस्टेंस भी पूरी D ही हो जाएगी। ठीक है। कहानी फंस रही है कहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये पूरी डिस्टेंस R2 थी, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, R2 माइनस में R1, यही हो जाएगी। तो हमको यदि ये वाली डिस्टेंस निकालना है, इसी का नाम तो DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमें इसमें अगर मैं एक आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से ये दिख रहा होगा, यही आपकी जो है ना, जिस पर ये बैठा हुआ है, ये DCT है। ये जो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रही है, डी दी हुई है। और ये जो आपने अभी निकाली है R2 माइनस R1, ये निकाली हुई है। ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस DCT का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये D का स्क्वायर है। ठीक है। यदि मैं यहाँ से DCT का स्क्वायर निकालूं, तो यहाँ पर हो जाएगा D स्क्वायर माइनस में R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये हटाकर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये कब निकाला मैंने, जब दोनों स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब भैया स्पर्श नहीं करने में और करने में क्या फर्क है? यहाँ पर दो सर्कल स्पर्श नहीं कर रहे थे, टच नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर टच करने लगे। तो फर्क सिर्फ इतना सा हो गया कि ये भी डी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डी की कीमत बताऊं क्या हो जाएगी। यहाँ पर रेडियस मान लीजिए ये R2 थी, ये R1 थी, यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी R2 प्लस R1, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। दोनों रेडियस की दोनों रेडियस का सम ही यहाँ पर डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यदि मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो सर यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों रेडियस का सम ही उसका वो बन जाएगा, R2 प्लस R1 का स्क्वायर ही उसका D बन जाएगा, और उसका माइनस में R2 माइनस R1 निकालना है। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना भैया, तो टच वाले केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आ जाता है ना, वो आ जाता है अंडर रूट में 4R1R2, ये आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2R1R2, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सबसे इजी फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए इतनी बड़ी कहानी का इजी सा एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कि जब वो टच करेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे निकालिएगा, जब वो टच नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे निकालिएगा। लिख लीजिए इसको ध्यान से कि जब भी दो सर्कल टच करते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको उभयनिष्ठ रेखा यदि निकालना है, स्पर्श रेखा निकालना है, तो आप अंडर रूट 2 इंटू में R1 इंटू R2 कर दीजिए। और यदि वो स्पर्श नहीं करते हैं, उस केस में आपको यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकालें। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अंडर रूट टू इंटू में R1 कितना दिया हुआ है 6, इंटू में R2 कितना दिया हुआ है 3, 6 3 जा 18। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये 6, द फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 6 एंड द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 3, 18 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? अच्छा, ये पूरा अंडर रूट R1 लग रहा है ना, देखिए सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 2 ऐसा आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 ऐसा। तो 2 को बाहर ही रहने दीजिए, 6 3 जा 18 होता है। इसमें से मैं 3 और बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 6 3 जा 18 होता है, 18 का मतलब होता है 9 2 जा 18 लिख सकता हूँ, 9 2 जा 18। तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन के, तो 6 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला 2 अंडर रूट में R1 R2 बनेगा, ये गलती से ऐसा कर दिया था मैंने। ठीक है, रूट गलत लग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका। अब भैया इसमें तो वैल्यू याद होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री शास्त्रों में लिखा होता है कितना, 1/2। टेन 30 डिग्री कितना होता है? तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कॉस 0 होता है 1, 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5√3 इंटू में 1/2 इंटू में 1/√3 माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 प्लस
टू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3/4। √3 से √3 गया तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस में 3 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2। तो सर 3/2 3/2 3 बन जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो 5/2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 5/2 का मतलब होता है 2.5, ढाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर प्रति घंटे। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, बोट की इफेक्टिव स्पीड दी हुई है 15.2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अगेंस्ट जाने को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, विपरीत दिशा में। इसको क्या विपरीत के नाम से ही जानते हैं। तो वो कितनी दी हुई है, अप स्ट्रीम 15.2 किलोमीटर पर आवर, और 20.8 किलोमीटर दी हुई है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में, तो उसको डाउन स्ट्रीम स्पीड के नाम से जानते हैं, जो आती है 20.8। हमको निकालना क्या है, स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम मतलब बोल सकते हैं करंट की स्पीड। और करंट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड माइनस करके दो। अभी पिछले ही क्वेश्चंस में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसी क्लास के पिछले क्वेश्चंस को, यदि आप अभी आकर कनेक्ट हुए हैं तो 20.8 माइनस 15.2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हमारा आंसर सही आएगा। इससे आना तो बिल्कुल सही चाहिए। ठीक है, तो करंट की स्पीड ही निकालना था ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बिल्कुल सही। तो 0.2 हो जाएगा 0.6, और 5.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2.8 आ जाएगा। बिल्कुल सही थे हम, मुझे लगा हम गलत हो रहे हैं। टू मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज। दो आदमी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। एंड तीन महिला मिलकर उसी काम को 4 दिन में, तो तीन महिला मिलकर मतलब वुमेन मिलकर उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करती है। चलिए 2 6 12, 3 4 12 कट गया। तो मेन की इफिशियंसी वुमेन के बराबर आ गई, मतलब हम मान सकते हैं कि मैन और वुमेन का रेशियो एफिशिएंसी का एक रेशियो एक है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं दोनों में से किसी का भी यूज करके। बोल रहे थे दो वुमेन मिलकर, दो महिला मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं, मैन मिलकर। तो दो मैन मतलब एक मिलकर 6 दिन में काम, तो 12 टोटल वर्क आ गया। किससे कराने का बोल रहा है, एक मैन और दो वुमेन से कराने का बोल रहा है एक साथ। तो सर 12 वर्क को कराना है एक मैन, मतलब मैन की क्षमता एक ही है, प्लस दो वुमेन उसकी क्षमता एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 4 दिन में आंसर आ जाएगा। 4 दिन में ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। पहले महीने में मोहन की आय 30% वृद्धि होती है, दूसरे महीने में आय 30% घट जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या घटाई हुई। भैया देखिए एक्स पहले परसेंट में बढ़ रही है, दूसरे में कम हुई तो माइनस वाई, फिर प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा XY/100, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। भैया कहीं ना कहीं मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया सक्सेसिव परसेंटेज का, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। जहां वृद्धि हो रही है वहां प्लस ले लें, जहां घटाई हो रही है वहां माइनस ले लें, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। 30% इंक्रीज फिर डिक्रीज, माइनस में 30 × 30 900 अपॉन में दिस, तो ये 30 तो कट गया, माइनस का 9% आ गया, 9% माइनस का शो करता है कि 9% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है भैया। कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3/2, और कॉस थीटा √3/2 कितना होता है, जब 30 डिग्री हो। 30 डिग्री जब यहाँ पर करी मैंने, तो साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 भी √3/2 ही होता है। बधाई हो, कितना सुंदर आंसर है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर उसी काम को तीन सही 1/2 मतलब कितना, 7/2 दिन में करते हैं। तो अकेला बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यदि सर इन दोनों की क्षमता में मान लेता हूँ 14, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 4 क्षमता हो जाएगी डिवाइड करने पर। तो हमको बी से कराना है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए बी की क्षमता में से ए की क्षमता माइनस करो, तो बी की क्षमता 3 आ जाएगी। तो बी से यदि कराना है मुझे, तो सर 14 काम 3 की क्षमता से करेगा, तो 14/3 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है भैया। द वैल्यू ऑफ दिस, आर और एस दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालना। चलिए पुट करना ही पड़ेगा। आर की वैल्यू यदि पुट करूं तो बड़ा इजी क्वेश्चन ही बन रहा है। देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर चल रहा है, ये कट गया भैया। प्लस एस स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो 16 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर होगा, ये भी कट गया। अच्छा भैया ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो वो आ जाता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। आपकी क्षमता आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्षमता पर नहीं।
क्या बोला गया है? निम्न तालिका में 4 राज्यों की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे और पुरुषों अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 4 राज्य हैं। यहाँ पर क्या बोला कि राज्य बी में कुल जनसंख्या 7200 है। राज्य बी में 25% कौन है? गरीबी रेखा से नीचे है। हमको निकालना क्या है कि उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं निकालना है। तो गरीबी रेखा से नीचे की महिला कितनी? 25% है, और 25% में भी गरीबी रेखा से नीचे कितनी महिला है? तो वो 5 है। तो सर हमको कुछ नहीं करना है, 7200 जो है ना वो टोटल है, उसका पहले तो 25% निकालिए। वो 25% के बाद महिलाएं निकालना है ना, क्योंकि ये तो बी आ गया कि बी में इतनी गरीबी रेखा है। अब उसमें महिलाएं कितनी? तो महिला 5/8 है टोटल। बस इसको सॉल्व करना है। परसेंट हटाकर नीचे 100 आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये 0 काट देता हूँ। ठीक है, 8 9 में 72 हो जाता है, 9 5 जा 45 हो जाता है, तो 45 इंटू 25 करते हैं। 25 पंजे 125 का 5 आ जाएगा, 12 यहाँ 25 चुकू 100 और 112, तो 1125 इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया, ये आपके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि आपको ये पूरे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एसएससी सीपीओ की प्रैक्टिस के साथ, पूरे 50 क्वेश्चन के साथ भाई। ठीक है, और इसके बाद मैं सीएचएसएल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।